हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। गुड मॉर्निंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक टाइम था 1950s इस इंडिपेंडेंस के टाइम पे और इस टाइम से लेकर के 1970s तक नो एग्रीकल्चर काफ़ी सही चला। फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान जो थे उसमें एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें जो है ना डिसइन्वेस्टमेंट्स होने लगे और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उसमें स्टैग्नेशन आया या फिर कह लो डिक्लाइन होने लग गया वो। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि ऐसा सब क्यों हुआ। पहली बात, इन डिसएक्सेलरेशन इन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये बहुत ही नेसेसरी होता है फॉर इम्प्रूविंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन तो हर जगह ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी। लेकिन जो ये कैपिटल फॉर्मेशन है 1960s तक और कह लो लेट 70s तक ये बहुत सही चला था, इंक्रीज़ हो रहा था इसमें इन्वेस्टमेंट। लेकिन 19 ये इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे तो इसका रिजल्ट देखा 1980s तक। उस टाइम पे 1.7% तक रिजल्ट मतलब ग्रोथ हुआ था, लेकिन उसके बाद से इन्वेस्टमेंट जो है डिक्लाइन होने लग गई। और 2015 या 16 तक देख लो तो 18.2% पे आ गई है ग्रोथ। बीच में एक और बार ये इंक्रीज़ हुआ था 1990s में, इन्वेस्टमेंट्स की गई थी और उसका रिजल्ट 2002 तक दिखा था, लेकिन फिर उसके बाद डिक्लाइन होने लगे। इस पे ध्यान दिया नहीं गया। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज़ द डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू करंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट्स करने के बजाय करंट एक्सपेंडिचर्स पे मूव करके गवर्नमेंट सब्सिडाइज करने लगे इन्वेस्टमेंट्स। और सब्सिडाइज तो करंट एक्सपेंडिचर हो गया। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स होते तो क्या इस R&D में लगाया जाता, एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजीज आती और ऐसी चीज़ें होती, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता, बढ़िया किया जाता। लेकिन सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया गया और इसकी वजह से डिसएक्सेलरेशन हुआ इन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी डिक्लाइन हुए। इन एडिक्वेट इन इरीगेशन कवरेज एंड फॉलिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इरीगेशन इन फूड ग्रेन्स। इरीगेशन कवरेज इनएडिक्वेट हो रखा था, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है इरीगेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही थी फूड ग्रेन्स की। कैसे जो शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल पे वो डिक्लाइन हो गया था बिल्कुल। और उससे भी मेन बात की जो ये इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं ये एडिक्वेसी के साथ नहीं चल रही थी। ये मान लो पंजाब है तो यहाँ 95% तक इरीगेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। महाराष्ट्र वहाँ पे सिर्फ 19% एग्रीकल्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो ये इरिगेशन प्रोवाइड नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। किस चीज़ पे डिपेंड हो जाएंगे फिर सभी लोग, रेनफॉल पे डिपेंड हो जाएंगे। और रेनफॉल भी अभी ऐसे रेगुलर तो आ नहीं रहा है कि इसका टाइम है ये तो इस टाइम पे आया और ये टाइम है तो इस टाइम पे गया, ऐसा कुछ है नहीं। उसमें भी इरेगुलरिटी आ रखी है। तो रेनफॉल पे डिपेंड होना अगर होगा एक फार्मर तो एग्रीकल्चर में डिक्लाइन तो आएगा ही, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आएगा। लो इरिगेशन कवर फॉर वेरियस क्रॉप्स हैज़ लेड टू सेवरल रेनफॉल डिपेंडेंसी। यस, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डाउन हुआ, डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट कॉज जो है फेलियर टू इवॉल्व एंड न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो रिसर्च और डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर विच डिक्लाइन इनपुट एफिशिएंसी, जो कि इनपुट एफिशिएंसी को डिक्लाइन कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है और इसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अनसेटिस्फैक्ट्री स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग एच आई वी सीड्स भी इतने महंगे आते हैं कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी वैसे भी ये अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये इतनी महंगी है। तो अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है और एच सीड्स हैं तो वो महंगी हैं बहुत। इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो इनएडिक्वेट हैं, पूरा एडिक्वेटली उसको रेगुलर बेसिस पे उसको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में वापस से डिक्लाइन आ रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में श्रिंकिंग फार्म साइजेस, लैंड होल्डिंग इस टाइम पे इतनी कम हो गई है सबकी कि वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिल रहा, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम एक्सेस न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अडॉप्ट मोर एफिशिएंट फॉर्म
ऑफ फार्म प्रैक्टिस एंड अंडरटेकन मोर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं फॉर लैंड इम्प्रूवमेंट। जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है हाउस होल्ड्स का वो श्रंक हो गया है मार्जिनली टू 1.1 हेक्टेयर 2015-16 में। 1.16 हेक्टेयर 3 years ago था। तो ये जो साइज़ है वो कम होती जा रही है और इसकी वजह से डिफ़िकल्टी आ रही है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में एंड ऑल। नेक्स्ट इज़ नॉन अवेलेबिलिटी और इनएडिक्वेट क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। इनएडिक्वेट क्रेडिट, बैंक जो रूरल एरियाज है वहाँ पे बैंक ब्रांचेज जो हैं इतने कम होते जा रहे हैं, जो स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हैं उनके ऊपर, और ये कंडीशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस एक तो फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और इसका फ़ायदा हो रहा है जो बिग एग्री बिजनेस कंपनीज हैं और बिग कल्टिवेटर्स हैं उनको। Refused emphasis on private sector lending with financial liberalization has had led to reduction in availability of credit to small farmers. Priority sector lending पे इतना उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो क्रेडिट है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल कल्टिवेटर्स के लिए वो डिफ़िकल्ट हो गया एंड मेक कल्टिवेशन मोर एक्सपेंसिव। कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। नेक्स्ट इज इम्बैलेंस ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। हमारे इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स हैं, अगर 4 नाइट्रोजनस, फॉस्फेट और पोटैश, ये जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये 4:2:1 के रेशियो में अगर यूज़ हो तो ये ऑप्टिमम है फॉर इंडियन सॉइल के लिए। लेकिन इस 2020 2012 और 13 में देखा गया कि 8.2, जो कि 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, वो 3.2 की रेशियो में आ गया। तो ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रखा है। ये पोटैश को 1% ही रखा गया, 2% और 4% के रेशियो में होना चाहिए, तो उसको 8.2 और 3.2 कर दिया गया। तो ये इम्बैलेंस है इतना ज़्यादा, और ये इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ फर्टिलिटी होगी। लॉस ऑफ फर्टिलिटी वापस से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये एक वजह। और नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिक्लेयर हो जाता है शोइंग सीजन से पहले ही, लेकिन फार्मर्स इतने ज़्यादा उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो वो इस ऑफ़र के आने मतलब ये ऑफ़र आता है और उनको पता भी नहीं लगता। उन तक ये चीज़ बहुत लेट से पहुँचती है, जब वो अपना शोइंग वाला वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं वो, तब उनके पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस की इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ एमएसपीज वुड बी इफेक्टिव ओनली इफ फार्मर्स आर अवेयर। जब वो अवेयर रहेंगे टाइम पे, जब वो कौन सा क्रॉप यूज़ करना है, कौन सा क्रॉप ग्रो करना है, इस ये डिसाइड करते वक्त उनको ये चीज़ पता लग गई, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है, वरना नहीं है, क्योंकि वो पहले अभी अब तो वो शो कर चुके हैं, तब उनको पता लग रहा है। तो उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा बल्कि लॉस ही होगा। फार्म मैकेनाइजेशन, मशीनरीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया है कि फार्मर्स, जो मैकेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, मशीन का यूज़ होना, फार्मर्स को जो हैंड्स वगैरह हैं उन चीज़ों का यूज़ ना करके, लोगों का यूज़ ना करके मशीनरी का यूज़ किया जाता है, वर्क विथ मशीनरी। It makes activities such as tilting, spreading of seeds and fertilizers, and harvesting more efficient so that the cost of inputs is offset. It can also make the use of labor in agriculture more cost effective. एग्रीकल्चर में जो लेबर है वो उनको लाना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। तो इट कैन मेक यूज़ ऑफ लेबर इन एग्रीकल्चर मोर कॉस्ट इफेक्टिव। जो स्टेटस है मैकेनाइजेशन का इन एग्रीकल्चर वेरीज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ऑल तो जो ओवरऑल लेवल है मैकेनाइजेशन का स्टिल लेस देन 50% एज कम्पेयर टू 90% इन डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ मैकेनाइजेशन के साथ कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट सॉइल एंड क्लाइमेटिक जोन्स, जो कि जिसको रिक्वायर होता है कस्टमाइज फार्म मशीनरी का, और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती हैं। अगर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं विद लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए फार्म इक्विपमेंट विच इज़ ड्यूरेबल, लाइट वेट एंड लो कॉस्ट, ऑल्सो स्पेसिफिक टू डिफरेंट क्रॉप्स and regions should be made available for small farmers and marginal farmers. The next is inadequate availability and access to quality seeds. Good quality seeds जो हैं वो increase the productivity of crops 20 to 25% increase कर देती हैं। लेकिन इनके जो कॉस्ट हैं वो टू हाई हैं फॉर मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स टू अफोर्ड, thus disincentivizing them from purchasing these varieties. Next is post harvest activities, inadequate storage facilities.
पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्रॉप्स आ गए हैं लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि एक बार ही क्रॉप को रखा और वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रही हैं, ओइंग टू द इनएडिक्वेट कैपेसिटी एंड पुअर कंडीशंस ऑफ स्टोरेज, quality of food which is wasted during the harvest and post harvest process in the country has increased over the years। और इसकी ये इंक्रीज होगा तो मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी, मतलब इतने प्रोड्यूस नहीं आएंगे। तो हमने क्या क्या देखा, डिसएलरेशन इन एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ कॉजेज देख रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है वो देख रहे हैं। डिसएलरेशन इन एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट irrigation coverage and falling productivity of irrigation in food grains, next is failure to evolve and adopt new technology, next is shrinking farm size, non-availability or inadequate credit from formal sources, next is imbalance in the use of fertilizers, effectiveness of marginal support price or farm mechanization, next is inadequate availability and access to quality seeds, post harvest activities, inadequate storage facilities। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एग्रीकल्चर में स्टेगनेशन का कॉज है। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।